हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारी सीरीज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके वीडियो को देख लो, या फिर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ध्यान देना है, गुप्त साम्राज्य 3री शताब्दी का अंत यानी कि करीब 290 के आसपास कौशाम्बी में, जो कि प्रयागराज के निकट है, हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश किसने स्थापित किया था? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ये 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, यानी 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, ठीक है, कुमार देवी कौन थी? तो लिच्छवी राजकुमारी थे, विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि गुप्त वंश का सम्राट था। गुप्त संवत, ध्यान देना है, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीगुप्त, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम और इसके उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों, ध्यान देना है, आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में नहीं बात हो रही है, चंद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है कि एक मिनट, पहले लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ गलती हो गई है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, यानी बात समुद्रगुप्त की ही हो रही है। इसने, यानी कि समुद्रगुप्त ने 9 शासकों को आर्यावर्त में और 12 शासकों को दक्षिणावर्त में पराजित किया। इसी कारण, इन्हीं विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन अगर पूछेगा तो आप समुद्रगुप्त लगाओगे। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है, समुद्रगुप्त को कविराज, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो वीणा वादन करते हुए मतलब किसके शासनकाल में सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त में, और समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। ध्यान देना है, हरिसेन, जिसने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना की है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है, और इसको ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त के बाद वापस आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान आया था। ठीक है, तो फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। शकों पर विजयी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ध्यान देना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ठीक है, ये देखो, ये राजकवि या फिर कौन आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साब जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो हो सकता है निम्नलिखित में से कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के केंद्र नहीं थे, पूछ दे, तो आपको ध्यान देना है, पाटलिपुत्र और उज्जैन जो थे विद्या के केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसको हम नवरत्न कहते हैं। तो नवरत्न किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ध्यान देना है, जिसमें महाकवि कालिदास संभवतः इसके अग्रगण्य थे। ठीक है, तो नवरत्नों में कालिदास भी थे, और इसके अतिरिक्त धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट और घटकरपड़,
बारामिहिर भी थे, ध्यान देना है, बारामिहिर भी थे जो कि खगोल विज्ञानी थे, एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांध्य विग्राहिक सचिव जो था वो वीरसेन था, जो कि शैव मतावलंबी था, ठीक है। और इसी ने शिव पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। ध्यान देना, उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वीरसेन ने करवाया था। वीरसेन व्याकरण और न्यायामीमांस एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं एक महाकवि भी था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त आया, श्रीगुप्त के पास घटोत्कच, फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, अब आ गए हैं कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, इन्हीं को गोविंद गुप्त भी कहते हैं। कुमारगुप्त प्रथम को ही कौन क्या कहते हैं? गोविंद गुप्त भी कहते हैं। और ये 415 से 454 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठे थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या फिर गोविंद गुप्त ने करवाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त, ठीक है। तो एक और नाम जुड़ गया कुमारगुप्त के बाद, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत, ध्यान देना है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया है। तो सुदर्शन झील किस पर्वत पर? गिरनार पर्वत पर किसने बनवाया? स्कंदगुप्त ने बनाया है, जो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया, ठीक है। तो ध्यान देना है, सौराष्ट्र का गवर्नर गुप्त शासनकाल में पर्णदत्त को किसने बनाया था? स्कंदगुप्त ने बनाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों पर आक्रमण शुरू हो गया। हुड़ों पर आक्रमण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त, ठीक है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आया श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच आया, फिर घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, ठीक है। फिर आया समुद्रगुप्त, फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आया स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त, जिसको गोविंद गुप्त भी कहते हैं, फिर आया स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद अब आया है विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम शासक था गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई को देश कहते थे, जिसके शासक को गोपना, दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, और इसके शासक को ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषयक नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विश्वपति कहते थे, ठीक है। तो ये सारे क्रम याद रखना है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था, और पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे, ठीक है। मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे, ठीक है। तो ग्राम सभा में जो सदस्य थे उसके मुखिया को ग्रामीक एवं अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था, ठीक है। तो ग्राम समूहों की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको पेठ कहते थे। गुप्त शासन कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग में से 1/6 भाग हुआ करता था। ध्यान देना है, भू राजस्व कुल उत्पादन के 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है। इतना कर के रूप में या भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता है, ठीक है। तो बलात् श्रम क्या है? या विष्टि जनता द्वारा दिया जाने वाला कर था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि हुआ करती थी: क्षेत्र, वास्तु, चारागाह, सील और अप्रहर। ध्यान देना है, क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सील एवं अप्रहत। क्षेत्र कहते हैं जो कृषि करने योग्य होता था, वास्तु कहते थे जिस पे वास करने योग्य होता है यानी रहने के, चारागाह यानी पशुओं को चराने के योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसको सील कहते थे, अप्रहत यानी कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अप्रहत कहते थे। सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है। ध्यान देना है, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है। और गुप्त काल में उज्जैन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। उज्जैन गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र था। तो ये था हमारा गुप्त काल का पार्ट नंबर 1। और चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए गुप्त साम्राज्य का पार्ट नंबर 2 जो है वो हम लोग कल देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।